केबीसी स्टाइल। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज नहीं आती। क्या हम लोग शुरू करें? चलिए। जब तक बाकी दो सेटल हो रहे हैं, फोन के अंदर रील देख रहे हैं, तब तक मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। डीएसए का मुख्य उद्देश्य है प्रोग्राम को स्पीडी बनाना, तेजी वाला बनाना। नंबर 2, अच्छे इंस्ट्रक्शन लिखना, साफ इंस्ट्रक्शन लिखना, ये जिम्मेदारी किसकी? एल्गोरिथम की। डाटा को अरेंज रूप में लिखना, डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम के अंदर अगर मैं कहूं कि एल्गोरिथम के अंदर आपके सारे स्टेप छोटे और सिंगल मीनिंग वाले होने चाहिए, यह विशेषता कहलाती है डिफाइनाइटनेस। क्या कहलाती है? फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसको लिखने के कितने तरीके हैं? 3। एल्गोरिथम को जब किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तो वो कहलाता है। एल्गोरिथम को जब डायग्राम के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में लिखा जाता है, तो फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल है, क्या वो हम अपने मन से चुनेंगे या फिक्स है? बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन जो हमारे काम के सिंबल है दोस्तों, वही हमें पढ़ने और समझने हैं। ठीक है ना भाई? तो मैं शुरू करूं? चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ बोलिएगा। सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। पहले मुझे लिखने दीजिए, फिर आप लोग लिखते रहना। ठीक है ना? यहां पर मैं बनाऊंगा सिंबल और यहां उसका डिस्क्रिप्शन। सिंबल और उसका डिस्क्रिप्शन सारे एग्जाम में नहीं आते, याद रखिएगा। जो जो आते हैं मैं आपको एग्जाम में टिक करवा दूंगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये वाला सिंबल, 2 लाइनें और गोल करना है ना? या इसको ऐसे बना ले, इसे कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं? और इसका यूज करते हैं हम लोग स्टार्ट के लिए या स्टॉप के लिए। कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। नंबर 2, एरो। क्या है? ये दिखाता है डेटा फ्लो। क्या दिखाता है? कि डेटा कहां से कहां तक हो रहा है, या फिर आप लिख दो कंट्रोल फ्लो, हमें कहां से कहां जाना है। ये क्या दिखाता है? कंट्रोल फ्लो, क्या हमें अब यहां जाना है, वहां जाना है, यस है नो? फिर नंबर 3 पर आता है ये वाला सिंबल। ये आपका कहलाता है रेक्टेंगल। क्या कहलाता है? ये एग्जाम में पूछा गया है। बताइए ये किसके लिए है? प्रोसेस के लिए। किसके लिए है? प्रोसेस, क्रिया करने के लिए, कोई भी इक्वेशन के लिए। आप क्या यहां पर कह सकते हो कोई कैलकुलेशन के लिए, या कह सकते हो कोई ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? ऑपरेशन के लिए, जो आप परफॉर्म कर रहे हो। इसी का एक भाई होता है नंबर 4। ये ध्यान से देखिएगा, नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर बताइए ये किसके लिए है दोस्तों? प्रोसेस के लिए। तो ये कहलाता है प्री प्रोसेस के लिए। क्या करने के लिए? या एक आगे और बताता हूं, पहले 3 4 लिखवा देता हूं, फिर कंफ्यूजन। बोलो, ये भी प्रोसेस के लिए है, ये भी प्रोसेस के लिए है, ये भी प्रोसेस के लिए है, और ये भी प्रोसेस के लिए है। अब ये सारे प्रोसेस पहचानने आपको, सारे प्रोसेस पहचानने। मोस्टली एग्जामों में जो आता है, मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। नहीं, 1008 का मतलब जिसका आना लगभग तय होता है, वो यहां नहीं आएंगे, आगे आएंगे। हाँ जी। चलिए, जब तक आप मूड में आ रहे तब तक लिखते जाइए। जब तक पढ़ाई का मूड वापस शुरू नहीं हो जाता तब तक लिखते रहो। जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, एक बार मुझे बताइएगा कि आवाज सही साफ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है? बिल्कुल सही। ऑफलाइन वालों के लिए चलेगा।
अपनी क्लास कितनी बजे तक चलेगी? ठीक है। तो 5 बजे के बाद कौन सी क्लास है आपकी? रिवीजन क्लास। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? यशवी कह रहे हैं आवाज आ रही है। चेंज कर ले। क्या आपने लिख लिया? डायग्राम को आप अपने हिसाब से मत बनाना, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है? तो जैसा बना है वैसे। और जिन जिन के नाम है, जैसे ओवल है, रेक्टेंगल है, उनके नाम लिखेगा, ठीक है? जिनके नाम नहीं है, कुछ ऐसे सिंबल है जिनके कोई नाम नहीं है, उनको आप बिना नाम के ही याद रखिएगा। हटा लो भाई, बोलो। जो लोग लिख चुके वो बोलते रहिए, बोलो। रेक्टेंगल वाला प्रोसेस को दिखाता है, ऐसा प्रोसेस जो यूजर द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? यूजर द्वारा। करेक्ट है? ठीक है। हटा लूं मैं? तो जैसे कि हमने मेन बनाना है, या हमने कोई हाई फंक्शन बनाना है, या हमें कुछ भी फंक्शन बनाना हो, तो हम कौन सा लेते हैं? ये वाला डब्बा लेते हैं। लेकिन सी के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शन बने बनाए होते हैं, हाँ या ना? जैसे आपको याद है SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग स्वयं बना रहे हो तो ये वाला बॉक्स यूज होता है। यूजर खुद बना रहा है तो ये हो। अगर आपको बना बनाया काम में लेना है, उसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड। क्या कहते हैं? उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो प्रोसेस भी अलग अलग है। आते हैं और उसकी बात करते हैं। ये होता है प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए। किसके लिए? ऐसा प्रोसेस जो कि यूजर नहीं बनाता, पहले से ही बना बनाया है। क्या आपको देखना है या आपको समझ में आ गया? देखना, हाँ। टाइम पास तो करेंगे कैसे फिर? बिल्कुल देखना जरूरी है। इस सिंबल को मैं बाद में लिखवा दूं किसी और कैटेगरी के अंदर, ताकि मैंने सोचा भी एक जैसे ही लिखवा देता हूं, फिर मुझे लगा कैटेगरी वाइज लिखवा देता हूं। तो कैटेगरी वाइज लिख लेंगे उसको हम लोग, है ना? तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे के सारे प्री डिफाइंड जो प्रोसेस है, यहां से दोस्तों ये समय है कि थोड़ी बहुत हम लोग यहां से टेक्निकल बातें भी कर लें। थ्योरी कब तक पढ़ते रहेंगे? तो मुझे स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है या पावर है, पावर समझते हैं आप लोग? उसका कोई प्रोग्राम बनाना है, तो ये देखिए दोस्तों, पूरा बनाएंगे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं यहां से प्रोजेक्ट को। ये देखिए दोस्तों, math.h, ये हेडर फाइल जो है, इस हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, हाँ है ना? ये सारे फंक्शन हमें यूज करने हैं या बनाने हैं? यूज करने हैं। जैसे कि कहीं पर SQRT कहीं लिखा हुआ है क्या? क्या ये आपको SQRT दिखा? चलिए, तो अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाऊं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ बना बनाया, इसका यूज करेंगे। ठीक है ना भाई? कैसे यूज करना है ये देख लीजिए आप। मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? तो पहले यहां पर दोनों स्क्रीन खोल लेते हैं, आउटपुट और प्रोग्राम, ठीक है ना? ठीक। फिर हम लोग यहां पर किसको चिपकाते हैं हमेशा? हैश इंक्लूड। कौन सी आएगी? ताकि क्या काम में ले सके? प्रिंटफ और स्कैनफ वगैरह वगैरह। और ये वाली दोस्तों कौन आयो? क्या काम में ले सकूं? CLR SR। और एक मेरे पास और है, मैथ डॉट, ताकि क्या काम में लिख सकूं? SQRT। अब मैंने लिखा वॉइड मेन। क्या लिखा दोस्तों?
वॉइड मेन लिखा हमने और हमने यहां पर लगा दिया झाड़ू, CLR SCR। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है मुझे बताइएगा। अगर मैं यहां लिखता हूं, सपोज करो SQRT, क्या लिखता हूं? ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? कितना होता है? 5। सही है ना? या आप मुझे बताइए, यहां पर जो स्क्वायर रूट निकला है, वर्गमूल निकला है, ये जो प्रोसेस हुआ है, क्रिया हुई है, ये मैंने खुद ने बनाया या बना बना काम में लिया? तो बताइए, इसके लिए अगर कोई सिंबल चिपकाना पड़ गया तो कौन सा चिपकाओगे? प्री डिफाइंड, इसका मतलब पहले से। और ये किसके लिए होता है? यूजर डिफाइंड। हालांकि किसी एग्जाम ने इसको पूछा नहीं है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। इसका एक नाम होता है गणित में। अंग्रेजी वाला कोई है क्या यहाँ पर? हेक्सागन। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है प्री प्रोसेस के लिए। किसके लिए? प्री प्रोसेस। आप लोग समझते हो प्री प्रोसेस? जैसे कि हैश इंक्लूड, इंपोर्ट जावा के अंदर, ये सब प्री प्रोसेस होते हैं। कंपाइलिंग वगैरह फलाना ढीम का प्री प्रोसेस। लिख लो ये दोनों, 4 और 5। 4 और 5 नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। मैं क्या लिखूं? रेक्टेंगल के अंदर 2 डंडियां लेफ्ट और राइट में, ऐसा लिख नहीं सकता। इसका कोई शेप का नाम ही नहीं गणित में। हाँ, इसका नाम है। तो कई बार कहते हैं कि फ्लो चार्ट में हेक्सागन सिंबल किसको दर्शाता है? ठीक है ना? पर ऊपर वाले का नाम ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं क्या नाम, ये बोलो रेक्टेंगल भी 2 खड़ी डंडियां। रेक्टेंगल भी तो 2 ओ लल्ला, बीच में नहीं बनाने 2 डंडियां। ये बराबर भाग नहीं करने, ऐसा कर दिया बराबर। ये चिपकू चिपकू रहेगी दोनों साइड में, बीच में ज्यादा रहेगा। सिंबल को सोच समझ के लिखिएगा। ठीक है, क्या हटा लूं मैं? तो प्रोसेस से जुड़े हुए 3 हैं: प्री प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस और यूजर प्रोसेस। क्या सबने बना लिया? हो गया। नंबर 6, इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इनपुट आउटपुट। क्या कहेंगे? इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का मतलब है, कोई नियम नहीं है कि कीबोर्ड से वैल्यू लेना। इनपुट का मतलब है किसी फाइल से वैल्यू लेना। फाइल हैंडलिंग आपने सुनी है? करवानी बाकी है ना? तो फाइल हैंडलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोग फाइल से वैल्यू निकालेंगे। तो इनपुट कहां से आ रहा होगा? कीबोर्ड से या फाइल से? फाइल से। क्या आपको ये सिंबल समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, जिससे मुझे नाम भी नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं? जो भी स्पेलिंग वो लिख लेना, ठीक है? इसका नाम मुझे नहीं पता है। ये होता है मैनुअल इनपुट। किसके लिए? मैनुअल इनपुट के लिए। ठीक है, रुक जाइए अभी दोस्त। आउटपुट का मतलब है कि आपका हो सकता है कि कोई वैल्यू फाइल में जा रही हो, है ना? आउटपुट का मतलब डिस्प्ले नहीं होता। डिस्प्ले के लिए दोस्तों ये सिंबल है, यहां से थोड़ा सा गोल करें और पीछे से इसकी पूंछ निकाल दे ऐसे। ये होता है डिस्प्ले सिंबल। क्या होता है ये? तो हम हमेशा आउटपुट ऐसे लिख लेते हैं, डिस्प्ले ऐसे कर लेते हैं, गलत है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? कोई अंग्रेजी मीडियम वाला कौन है? क्या मैंने सही लिखी है? नहीं लिखी तो बाकी इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना। दोस्त, जिनके नाम है उन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। ये ऊपर वाले का नाम है, इसका नाम भुगान जाने, इसका नाम भुगान जाने, इनका कोई नाम नहीं है।
आप अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे दोस्तों। ये डायग्राम लाइन नीचे सीधी, लेकिन ये लाइन टेढ़ी है। क्या? मैं सोच रहा हूँ एक कॉलेज खोल दे, इंजीनियरिंग कॉलेज, पर आपकी वो उम्र हो चुकी है, इंजीनियर कैसे बढ़ाए? हटा लू दोस्त? दोस्त थोड़ा सा आप अपने मोबाइल की वॉइस को सही करिएगा, मेरे हिसाब से यहां से तो बिल्कुल सही है वॉइस। हटा लू भाई? ठीक है। नंबर 9, ये सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जामों में। इसको कहते हैं ये वाला, जनरली हम इसको कहते हैं डायमंड सिंबल। क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन राजस्थान के कई एग्जामों में आ चुका है। गणित में इसको क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस। देखो, ये हेक्सागन नहीं है। ऑनलाइन वाले मित्र बोल रहे हैं सब हेक्सागन होता है ये हेक्सागन नहीं है। इसमें आपके पास 4 फलक है, 4 लाइन है, 1 2 3 4। तो ये क्वाड्रिलेट क्या हो, यही होता क्या? जो भी है बोलो, ये होता है कंडीशन के लिए। किसके लिए? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है। डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट में किसको दर्शाता है? कंडीशन। लेकिन अगर मैं पेपर सेट करता आपका, तो मैं आपसे ये पूछता कि डायमंड सिंबल कौन सा सिंबल जिसमें एक सीधी लाइन है, ये किसको दर्शाता है? अरे वाह, ये दर्शाता है शॉर्टिंग को। किसको? अरेंज करने को, शॉर्ट करना, डाटा को अरेंज करना। दोनों ही मिलते जुलते हैं, एक साथ लिख लें। ठीक है ना? ये शॉर्टिंग को दर्शाता है। ठीक है, हालांकि कभी किसी ने पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। हटा लू? ठीक है। नंबर 11, शुरू करें दोस्त? बोलो, सिलेंडर। क्या है इसका नाम? सिलेंडर। ये दिखाता है हार्ड डिस्क को। किसको? रुक जाओ एक बार, रुक लो। अब मैं स्टोरेज वाले लिखवा देता हूं। एक तो सिलेंडर है। क्या आपको ये गोला दिखा? इसके नीचे लाइन दिखी? ये दिखाता है टेप को। टेप समझते हैं? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हमेशा याद रखेगा सिक्वेंशियल चलती है, क्रम में चलती है, हाँ है ना? इसको सिक्वेंशियल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर में, हाँ, ये लाइन जोड़नी है, इतनी भी गलती ना पकड़े, लीक हो जाएगी। क्यों? तीसरा, क्या आपको ये रेक्टेंगल दिखा? इसे कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। क्या कहते हैं? इंटरनल स्टोरेज उसको कहा जाता है जो मदरबोर्ड के अंदर होता है। कोई भी स्टोरेज जो मदरबोर्ड के अंदर बनी हुई है वो इंटरनल है। चलिए बताइए। रोम करेक्ट है, पर रोम में कभी डाटा स्टोर नहीं करते। रोम को पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। रीड ओनली है, राइट नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। रैम और रजिस्टर। रैम और रजिस्टर। रैम हो गया, रजिस्टर हो गया, और कैश। इनको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, आज काफी लोग आए। रैम का आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ इस कदर से आता है कि हमारी रैम 16 की बिट की रैम है, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए होगी या बिट कितनी चाहिए होगी। एक आएगा कैश मेमोरी पर। क्या आएगा? कि कैश मेमोरी के अंदर कितनी बार हिट और कितनी बार मिस होता है, हिट रेशियो बताएंगे। और रजिस्टर पर श्री 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 1008। क्वेश्चन 100% दिखेगा आपको पेपर में।
रजिस्टर दो होते हैं, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज, लड़कियों वाला, लड़कों वाला। याद है आपको? तो जो लड़कियों वाला रजिस्टर होता है वो स्पेशल पर्पज होता है, तो वहां से क्वेश्चन छपता है। तो ये याद करके जाना, एक्यूमुलेटर, पीसी, बेस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर, इनपुट बफर रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो रजिस्टर, दो रजिस्टर होते हैं कैटेगरी में, जनरल और स्पेशल। जनरल वाले छोड़ के चले जाना, स्पेशल वाले गोट लेना। 6 रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 6, और इसके अलावा 2-3 और होते हैं, फ्लैग वगैरह। तो रजिस्टर जरूर करके जाइएगा। लिख लेते हैं ये वाला, ये लिख लिया क्या? ये लिख लेते हैं, हाँ जी दोस्त। फ्लैग ऐसा रजिस्टर जिसकी केवल संभावित 2 ही वैल्यू होती है, 0 या 1, उसको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि कैरी फ्लैग, अगर आपके एडिशन ही करता कंप्यूटर, एडिशन में कैरी आ रही कि नहीं आ रही, अगर कैरी आ रही है तो फ्लैग रजिस्टर को 1 कर देंगे, नहीं आ रही तो 0। फ्लैग क्या है? फ्लैग का एक ही मतलब है, 1 या 0 दर्शाना। मैं क्वेश्चन भाषा में बनाऊं, ऐसा रजिस्टर जिसमें केवल मात्र 2 ही वैल्यू हो सकती है, वो कौन सा रजिस्टर है? फ्लैग्स। तो जीरो फ्लैग रजिस्टर, कैरी फ्लैग रजिस्टर, बहुत रजिस्टर है। सिलेंडर वाला इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि इसका नाम है तो एग्जाम में सीधा पूछेगा, फ्लो चार्ट में सिलेंडर सिंबल क्या दर्शाता है? आगे बढ़ूं? इनपुट का मतलब है कोई फाइल भी से वैल्यू ले सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन से भी वैल्यू ले सकते हैं, कहीं से भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन मैनुअल इनपुट का मतलब है कि यूजर द्वारा इनपुट होगा, और यूजर द्वारा इनपुट या तो कीबोर्ड से होता है या माउस से होता है। समझ गए? तो अगर मैंने कहा इनपुट लीजिए, तो आपको जैसा कहां से लूं, किसी फाइल से लूं, किसी दूसरे प्रोग्राम से लूं इनपुट? तो मुझे बताइए, जब आप लोग ट्रू कॉलर कितने लोग चलाते हैं? चलाते हो ट्रू कॉलर? तो ट्रू कॉलर के पास में क्या करता है, आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन आता है, फोन नाम का एक ऑप्शन है ना, तो जो भी फोन या कॉल आएगा उसका इनपुट कौन ले लेता है? ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर को इनपुट कहां से मिलता है? फोन ऐप से। जो भी फोन पर मैसेज आएगा तो ट्रू कॉलर उसको पढ़ता है और अपना काम करके दिखाता है। तो बताइए, ट्रू कॉलर का रेस्पॉन्स इनपुट कहां से है? फोन वाली ऐप से। करेक्ट है? फोन आने से पहले कैसे पता चलता है? क्योंकि फोन आने से पहले मोबाइल को कैसे पता चलता है, वैसे ट्रू कॉलर को पता चलता है। आपके फोन को चलाने से पहले, नाम दिखाने से पहले पहले नंबर रिसीव होता है। नंबर रिसीव होने के बाद में उसको फोन डायरेक्टरी में ढूंढा जाता है। ढूंढा जाने के बाद में उस नंबर का नाम लेकर डिस्प्ले किया जाता है। इस क्रिया के दौरान साथ ही साथ ट्रू कॉलर भी चलता है। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। क्या कहेंगे? सीधा मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है ये। लिखे नंबर 14, नहीं लिखे नहीं, सुने नंबर 14 को। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपी है। क्या है दोस्तों? कॉपी है, और मैं यहां से एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? फ्लो चार्ट बना रहा हूं। अब मुझे बताइए, यहां से मुझे कहीं जाना पड़ेगा ना, तो यहां से मैं कहीं जाना चाहता हूं। यहां से मान लो कि मैं यहां जाना चाहता हूं, मान लो आगे कुछ और बना हुआ है, यहां मैं जाना चाहता हूं, तो मैं लाइन काट नहीं सकता। अगर फ्लो चार्ट में लाइनें कट रही है तो गलत है। कई ऐसे कंपनियां में हुआ है, मैंने भी जब इंटरव्यू दिया तो मुझे फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला, तो मैंने ऐसे बना के आ गया। उन्होंने लोग गाली अलग से दी मुझे कि यार लाइनें क्यों काट रहे हो, इसके लिए क्या होता है। और मान लो आधा फ्लो चार्ट यहां पर चल रहा है, ठीक है, कोई फ्लो चार्ट यहां पर है, तो यहां से एक शाखा निकलकर यहां कनेक्ट करनी है, तो आप लोग गोला बनाएंगे और लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? और यहां गोला बनाकर ए लिखकर जोड़ देना।
तो हम समझ जाएंगे कि यहां से ए पर जाना और ए आपको यहां लेके आ रहा है। तो बोलो जब कनेक्टर, ये कनेक्टर है, बोलो जब कनेक्टर सेम पेज पर हो तो हमें क्या बनाना होता है? गोला। क्या बनाना होता है? सर्कल। क्या बनाना होता है? सर्कल। मान लीजिए यहां से निकलकर मुझे किसी दूसरे पेज पर जाना है। अब पेज तो आगे पीछे लिखा हुआ है तो मैं लाइन यूं खींचूंगा, यूं करते करते आगे ले आऊंगा नहीं ना। तो यहां से हम लोग सिंबल लेंगे ये वाला, इसे कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। क्या कहते हैं? यहां मैंने लिखा एक्स तो मैं दूसरे पेज पर जाकर लिखूंगा ऐसा, सिंबल बना दूंगा और यहां लिखूंगा एक्स और एक्स यहां जा रहा है। तो मान लो आधा फ्लो चार्ट यहां है और आधा पीछे है, तो आप लाइन कैसे जोड़ोगे? टेढ़े करते हुए नहीं ना। तो इसके लिए आते हैं दो कनेक्टर। बताइए ऑन पेज कौन सा है और ऑफ पेज कौन सा है? ये क्या कहलाता है? ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? ऑफ पेज कनेक्टर। क्या कहलाता है? चलिए, क्या आपने जब मोबाइल लिया था, अब नहीं लिख पाओगे, ध्यान से सुनो। अब आपने जब मोबाइल लिया था तो क्या मोबाइल के साथ में कोई डायरी आई थी क्या? छोटी सी बुकलेट, क्या बोलते हैं उसको? यूजर मैनुअल। जब कोई सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो उसके साथ में एक मैनुअल होता है, ठीक है? उस मैनुअल को कहते हैं उल्ला। क्या कहते हैं? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो कई बार सॉफ्टवेयर के साथ में हमें उसकी जानकारी लिखनी पड़ती है और जानकारी को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? बोलो पेज है, चूहा काट गया, तो ये आधा पेज बनाना है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? 17 पर देखिएगा, अगर आपको कहीं भी कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, स्पेलिंग यही होती ब्रेसेस की, जो भी है। बोलो यह किसके लिए होता है? कमेंट के लिए। किसके लिए? कमेंट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस। अगेन ये वाला एग्जाम में आ चुके हैं। स्टार कैसे बनाते भैया? लिख लो। हाँ, इसका नाम होता है, इसमें 5 फलक है, इसे कहते हैं पेंटागन। इसका कोई नाम नहीं है, आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट इटन बाई माउस। चीटियां भी आजकल आती है क्या? है 20 मील का संदेश, कांकरोली में ट्रेन को लूटा जाए। फ्लोट पार्सिंग का डेटा टाइप क्या होगा और उसे कैसे लिखते हैं? पार्सिंग फ्लोट। देखो, पार्सिंग एक अलग शब्द है, फ्लोट की पार्सिंग नहीं होती दोस्तों। पहली बात तो ये है, फ्लोट का आर्किटेक्चर होता है जो कि आपको लिखवाया गया होगा IEEE 754। मैं आपसे पूछू ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो बताइए फ्लोट के अंदर साइन बिट कितनी? एक। मेंटिसा फ्लोट में डबल में नहीं कह रहा, नहीं नहीं, मेंटिसा मेंटिसा 23। और आपका इंटीजर या फिर जो एक्सपोनेंट वाला भाग होता है, ये याद करके जाना। आर्किटेक्चर आपका सीओए में हुआ था, है ना भाई? नहीं, सी में मैंने कुछ लोगों को करवाया नहीं, क्योंकि सीओ में जब हो ही रहा है, सीओ में होगा। बाकी लोगों का 2 2 बार हो गया गलती से। अच्छा, कनेक्टर कर लो ना, कनेक्शन या कनेक्टर एक ही बात है। कनेक्टर किसी के पास चार्जर है क्या? कौन सा? क्या पतली पिन का पूछ रहा हूँ क्या मैं? कौन था ये?
कोई नहीं, मुझे बताइए यहां तक ठीक है? पोर्ट भी उस दिन लाइट बंद हो गई थी, अभी है, चल जाएगी, हटा लूं मैं? चलिए, क्या आप इतना याद रख लोगे? ये जितने भी मुख्य मुख्य थे जो मुझे लग रहे थे और जो एग्जाम में आ चुके थे वो सब मैंने लिख लिया। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? फ्लो चार्ट में हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इत्यादि का क्या मतलब है, तो आप लोग लिख कर आ जाओगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम लोग मेन पोर्शन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन छप रहेगा। 100% क्वेश्चन छपेगा यहां से। एक अभी तक श्री 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 1008 लिखा नहीं हमने। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मैं बताता हुआ जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम की एनालिसिस की। किसकी? मान लेते हैं हमारे पास में ये प्रोग्राम था, मुझे बताइए दोनों प्रोग्राम में से बढ़िया कौन सा है? किसके आधार पर बोला आपने? स्पेस के आधार पर। तो जब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है तो दोनों में तुलना करेंगे बढ़िया कौन सा है। जब हम लोग तुलना करते हैं कि साहब ये ज्यादा अच्छा मानूं या ये ज्यादा अच्छा मानूं, तो हमें कोई ना कोई चीज देखनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना? तो क्या हम लोग एनालिसिस शुरू करें? तो साथ साथ बोलिएगा, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एनालिसिस करने के लिए हमें दो चीज चेक करनी है। पहली करेक्टनेस, दूसरी इफेक्टिवनेस। बोलिए, इफेक्टिवनेस को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस को ही कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है ना? अब इफेक्टिवनेस नहीं बोलूंगा मैं, कॉम्प्लेक्सिटी बोलूंगा। मुझे बताइए ये क्या चेक करता है? समय या स्पेस या सही आंसर? करेक्टनेस का मतलब है कि हम हमेशा पहले तो ये चेक करते हैं कि एल्गोरिथम क्या का आंसर का रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है, का करेक्ट होना, ये चेक करते हैं। अब कैसे चेक करते हैं बोलो? इसके लिए, करेक्टनेस के लिए, इसके लिए टेस्टिंग की जाती है। क्या की जाती है? टेस्टिंग से पता चलेगा कि आपका जो एल्गोरिथम है वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो किसी भी एल्गोरिथम में ये चेक करना कि भाई वो आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा, बाद में एनालिसिस करेंगे टाइम और समय का, पहले ये तो कर ले कि वो सही लिखा या नहीं लिखा, आउटपुट सही आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना? और ये चेक करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? टेस्टिंग। SAD सेड किस किस बैच में हो चुका, हाथ उठाइएगा। सेड, ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मेरी कंपनी है, ध्यान से सुनना दोस्त, मेरी कंपनी है और ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप लोग आम लोग हो जो सड़कों पर चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है? मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्या बनाया मैंने? अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उसको चलाकर चेक कर लो। क्या कर लो? तो मैं अगर अपने ही इंप्लॉय से चेक करवाऊं जो कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो ये कौन सी टेस्टिंग है? अगर मैं बाहर वालों से टेस्टिंग कराऊं जो आउटसाइडर कंपनी का है, अब बोलो जय श्री राम, जय बाबा रे, हारे का सहारा, ठीक, ये बड़ा याद रहता आपको। तो करेक्टनेस समझ में आ गया? सारी टेस्टिंग आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। रिग्रेशन, स्मोक, बाउंड्री, मंकी, ठीक है, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे भी होती है ना? क्या होती है वो मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा। अरे मैंने पढ़ा ही थोड़े यार, क्या कर? पहले मुझे बताइए, क्या यहां तक सब कुछ सही है? अब मुझे यहां पर ये मान के चला कि मेरे दोनों का आंसर सही है,
इसका भी आंसर यही चाहिए था जो आ रहा है, इसका भी यही चाहिए, करेक्टनेस सही है, टेस्टिंग मैंने कर ली, ठीक है। जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग? इसको टेस्ट करना, इसको चेक करना, ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आ जाओ, बोलो जय बाबारी। अगला टॉपिक क्या बताएगा कि प्रोग्राम सही है, अब इफेक्टिवनेस देखना है। इफेक्टिवनेस मैंने आपको लिखवाया था, इफेक्टिवनेस दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस पर? तो यहां क्या चेक करेंगे, बोलो एल्गो द्वारा ली गई स्पेस, ली गई और एल्गो द्वारा या एल्गो में लगने वाला समय, लगने वाला को एनालाइज करना, क्या करना? एनालाइज करना। ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहलाता है? बोलो, अच्छे प्रोग्राम में, बेटर प्रोग्राम में, बेस्ट प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेस्ट प्रोसेस में एक ही बात है, प्रोसेस लिखो, प्रोग्राम एक ही तो है कि हमारा अच्छा ये लो, एकदम से मुंह बना लेते हो, एक ही शब्द है। तो बोलो बेस्ट प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए? कम, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस के अंदर दो चीज देखनी, स्पेस और टाइम। इसका मतलब है कि आने वाले क्लासेस के अंदर हमें करेक्टनेस को लेकर बात करेंगे सेट के अंदर, ये आप लोग कर लेना। और मेरा फोकस किस पर रहेगा? कॉम्प्लेक्सिटी पर रहेगा। किस पर रहेगा? तो मुझे बताइए, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को को दो तरह से मापा जाता है, एक तो स्पेस के लिए और एक टाइम के लिए। अच्छे प्रोग्राम में दोनों का कम होना जरूरी है, मतलब कम जगह खाए और कम समय खाए, कम जगह खाए और समय खाए, तो प्रोग्राम बेस्ट माना जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी मुझे दोनों ही कम चाहिए, अच्छा प्रोग्राम वही माना जाएगा। अगर दोनों को आप अचीव नहीं कर पा रहे तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक सिचुएशन है, अगर आप स्पेस कम कर रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है, और टाइम कम कर रहे हो तो स्पेस बढ़ रहा है, तो आपका ध्यान केवल किस पर रहेगा? अब आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो थोड़ा सोचिएगा, मॉडर्न जमाने में किसमें? वैसे हमें देखो, ध्यान से सुनना है, दोनों ही हमारे लिए मायने हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि अचीव करना है, अगर दोनों को कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बेस्ट होता है। पर हमारे पास कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि हम लोग दोनों को अचीव नहीं कर पाएंगे। टाइम बचाने के चक्कर में कभी स्पेस बढ़ जाएगा, या स्पेस को कम चक्कर के करने में टाइम बढ़ जाएगा, है ना। उस सिनेरियो के अंदर अगर हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी चूज करनी पड़ी, तो मॉडर्न एरा के हिसाब से बताइए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? मोर इंपॉर्टेंट। क्या है? क्यों होता है? ध्यान से सुनना। बोलो, आधुनिक कंप्यूटर में स्पेस का लफड़ा नहीं है, मेमोरी का लफड़ा नहीं है। यहां जितने भी दोस्त बैठे हैं, लगभग लगभग एक या दो को छोड़ दो, बाकी सबके पास कम से कम 4 GB रैम होगी। किसी जमाने में जब रैम आती थी 5 MB, 10 MB, 20 MB, तब स्पेस हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। आज की डेट में आपके लिए मायने स्पेस नहीं रखती, क्योंकि स्पेस तो दुनिया भर की। और कौन सी स्पेस की बात कर रहा हूं? स्टोरेज की नहीं, मेमोरी की। किसकी? रैम की स्पेस की बात कर रही है। तो स्पेस में भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है सभी कौन सी स्पेस की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा, ये हमेशा किसकी बात करेगा? रैम की। तो आज की डेट के अंदर हमारे पास में रैम के कोई अंदर कोई लफड़ा नहीं, रैम बहुत बड़ी है। तो हमारा सारा क्या इंपॉर्टेंट रखता है? तो आगे जाकर जब कभी भी कोई भी एल्गोरिथम आएगा, जैसे बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है,
तो आंख के बंद करके लिख देना कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी वो टाइम होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी की नहीं निकालते हम लोग आज की डेट में। अगर आपको कोई एक कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो साहब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है 100% आप गारंटी ले लेना वो टाइम की ही होगी। किसकी होगी? तो आपने कभी देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी लिखी जाती है 1 में या n में? ये हमेशा ओ में लिखी जाती है। ओ का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं लेगा। तो अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों को ही टिक करना पड़े तो ठीक है, अगर दोनों में से एक को टिक करना पड़े तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मैटर। ठीक है, क्योंकि आज के मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में, सिस्टम में स्पेस की कमी नहीं है, रैम की कमी नहीं। चलो करते हैं एनालिसिस। मैं डिनोट तो कुछ नहीं करते, नहीं करते नहीं, नोटेशन ही नहीं है, बनाए नहीं। और करना भी पड़े तो ओ में कर लेना, वरना कोई ऐसा फिक्स नोटेशन नहीं है। कोई भी डाउट लगे दोस्त पूछ लेना। इकलौता सब्जेक्ट है जिसके कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन आने की चांस है, और 8 के 8 या 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इजी है, कोडिंग का कोई लोड नहीं है, सिर्फ अपना ब्रेन काम में लेना है। अभी तक बड़ा क्वेश्चन बना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन बनने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ेगी। फ्लो चार्ट को लूप में करते हैं ना, मैंने आपको लूप के लिए, फोर लूप के लिए फ्लो चार्ट भी बनवाया था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन आती है और यूज आते हैं। तो फ्लो चार्ट में कहीं पर भी एरो वापस घूमकर जा रही हो तो वो लूप है। मतलब लूप के लिए कोई अलग सिंबल नहीं है। ठीक है ना दोस्त? हाँ, आपने जितने भी दोस्त हैं लूप अगर पढ़े हैं आपने मुझसे, तो मैंने हमेशा एक डायग्राम जरूर बनाया, फोर का, वाइल का, डू वाइल का। वही तो उसका फ्लो चार्ट था। तो ऐसा सच कोई लूप के लिए अलग सिंबल नहीं है। रुक जाओ, आप प्लीज ये सजेशन मत दो, और कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। चलिए, यहां अगर कोई दोस्त बैठा है, कोई भी दोस्त, मेरे हिसाब से सी सबकी हो चुकी होगी। सबकी हो चुकी है क्या? कंप्लीट नहीं कह रहा हूं, किस किस की नहीं हुई हाथ उठाइएगा। एक, दो। सी कंप्लीट नहीं कह रहा हूं मैं। सी के अंदर लूप सबके हो गए क्या? लूप कोई दोस्त है जिसने कभी लूप सुना ही नहीं मेरे मुंह से कभी? हाँ मैं जानता हूँ। बहुत खतरनाक खिलाड़ी आप। किस समय ज्वाइन किया आपको पता है? 2 दिन पहले। और जो 2 साल पहले बैठे हुए वो भी अभी तक कह रहे हैं कि सब लूप, वो भी हमारा हुआ नहीं है। चलिए, अब जैसा भी है, अंतिम देखो बात करवाने की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, गलत फहमी में मत रहना। गलत फहमी में मत रहना कि कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स को अच्छे से पढ़े, चाहे आपने 20 या 50% भी पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
खाली तसल्ली कर लेते साहब मेरा कंप्लीट हो गया मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। जब तक आप उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, हिल ही नहीं रहे क्वेश्चन, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सलाह मानिएगा, 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक 50 दिन है और हर दिन कम से कम 3 घंटे एमसीक्यू करने हैं। बाकी आप लोग कुछ भी करो, पढ़ो, बाकी सब सिलेबस खत्म करो, लेकिन एमसीक्यू छोड़ना मत। लिखते जाइए, एक बार बाकी लोग लिखो। हाँ अब बोलो। नहीं बात नहीं है, बात यह है कि मैं अंत समय में सर से बात कर रहा हूं कि मैं सी के उन टॉपिक को दोबारा करवा दूं जिस पर क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से। अब मान लो दोस्त, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मेरी जो समझ में है, जितने पेपर मैंने देखे हैं, तो वो मैं टॉपिक करवा दूंगा, रिवीजन प्लस क्वेश्चन। पर कोई गारंटी तो है नहीं कि वहीं से छपेगा दोस्त, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू। अच्छा लगा आपने पहचान लिया, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। आप बस कुछ मत करो, क्लास में आते ही और या मेरे जाते ही मेरी बार एक बार तारीफ कर दिया करो, दिल हल्का हो जाता मेरा। तो दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है दोस्तों, प्रोग्राम स्पेस कितना खाएगा और टाइम कितना खाएगा। स्पेस कैलकुलेट करना डीएसए में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको आइडिया दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आइडिया क्या कहता है वो, ठीक है, पर वो कंफ्यूजन कर देगा। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे मायने रखती है और हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस के बारे में बता देता हूं, इन डिटेल तो नहीं, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर में स्पेस की कमी नहीं होने की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मायने नहीं रखती आज के डेट में। शुरू करूं मैं? बाकी है अभी तक? ओ लल्ला, ये पहली वाली लाइन सबको समझ में आ गई ना? जीवन में समस्याएं, कॉम्प्लेक्सिटी, जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो हमारे प्रोग्राम में भी कम होनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए, अब मैं आपको स्पेस का एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं, ठीक है ना भाई। आपके सामने ये प्रोग्राम है, क्या है ये? और इस प्रोग्राम ने आपको पहले तो निकालनी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें हम लोग यहां इग्नोर करेंगे सॉल्यूशन निकालते समय, तो बहुत अच्छे से देखना दोस्त। प्रोग्राम हमेशा कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो। कौन कौन सा? एक तो इंस्ट्रक्शन और डेटा, ये आपको याद है ना? चलिए, अब मैं आपको एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखा देता हूं, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि सब कैसे निकालते हैं। अभी लिखना मत दोस्त, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कई चीजें लिखूंगा और हटाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये रहा वो छोटू सा प्रोग्राम, मैंने लिखा वॉइड मेन। क्या लिखा दोस्तों? वॉइड मेन लिखा, इंटीजर a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर 0। c की वैल्यू कितनी ले ली? फिर मैंने लिख दिया a प्लस b। क्या लिख दिया दोस्त? और फिर मैंने क्या लिख दिया? प्रिंटफ c। अगर कोई मुझसे पूछे साहब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बोलो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम के अंदर आने वाले इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में आने वाले डेटा के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए प्लस डेटा के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, यह क्या कहलाता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपके लिए एस लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके कैसे निकालेंगे? इंस्ट्रक्शन द्वारा ली गई स्पेस प्लस डेटा द्वारा ली गई स्पेस। आसानी के लिए हम लोग इसको यहां लिख देते हैं,
ठीक है। अब मुझे बताइए, चलो ये भी नहीं करते हम लोग, केवल ये देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं सी की बात करूं, पाइथन भी तो हो सकता है। तो बताइए बोर्ड पर कितनी लाइन है। मान लेते हैं कि हर लाइन को स्टोर करने में हमें 1 बाइट चाहिए। कितनी बाइट? तो इसको स्टोर करने में 1 बाइट। तो बताइए हमारे पास 3 लाइनें हैं और हर लाइन को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट चाहिए? 3 बाइट चाहिए। तो एक तो हमें लेनी होगी 3 बाइट। तो बताइए इस कोड के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट ले रहा है? 3 बाइट। प्लस डेटा की बात करते हैं, तो बताइए यहां पर कितने डेटा है? 3 डेटा है। कौन कौन से? ए बी सी। तो ये 3 बाइट तो आई गई। अब मैं डेटा की कैलकुलेशन कर रहा हूं। डेटा कौन कौन है? ए बी सी। हर डेटा 2 बाइट खा रहा है। इंटीजर कितनी बाइट खाता है? 2 बाइट का ए, 2 बाइट का बी और 2 बाइट का सी। तो बताइए डेटा के लिए टोटल कितनी होगी? 6 बाइट। तो बता सकते हैं ये प्रोग्राम कितनी बाइट खा रहा है? 9 बाइट। क्या आपको समझ में आ गया? पर ये हम लोग इग्नोर मारेंगे। क्या मारेंगे? इग्नोर। अब मुझे बताओ इस प्रोग्राम की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है 6 आई है हमारे पास में। किसके लिए? डेटा के लिए। और 3 किसके लिए आई है? पर कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे नहीं निकलती। अब मुझे बताइए इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाऊं तो कितनी स्पेस चाहिए? दोबारा चलाऊं, 10 बार चलाऊं, 100 बार चलाऊं, क्या ये स्पेस कभी बदल रही है? इससे कहते हैं कांस्टेंट स्पेस। क्या कहते हैं? तो अगर कोई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कांस्टेंट स्पेस 1। क्या आएगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी बदल ही नहीं रही है। क्या नहीं हो रही है? हमें केवल उस पर ध्यान लगाना हो जिसकी स्पेस हर प्रोग्राम में बदले। क्या बदले? हर प्रोग्राम में बदले। अभी हमारे पास इस प्रोग्राम को चाहे 1 बार चलाओ, चाहे 100 बार चलाओ, चाहे 1,00,000 बार चलाओ, आपको हमेशा फिक्स मेमोरी चाहिए, है ना? लेकिन हमें फिक्स मेमोरी वाली स्पेस कंसीडर नहीं करते। अब हमें क्या चीजें जो कंसीडर करनी चाहिए दोस्तों, इससे कहते हैं, आप चाहो तो यहां लिख देना, यह प्रोग्राम फिक्स मेमोरी लेगा, चाहे कितनी बार भी क्या कर दूं, रन। तो आप लोगों का लास्ट कंक्लूजन क्या आएगा? बोलो। इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट। क्या मानी जाएगी? स्थिर। क्या मानी जाएगी? सब स्थिर है, कांस्टेंट है। तो सर कौन से प्रोग्राम है जो हमारे लिए मायने रखता है? चलिए अगला देखिए। बोलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंस्ट्रक्शन द्वारा ली गई स्पेस प्लस डेटा द्वारा ली गई स्पेस पर डिपेंड करती है। क्या यहां तक ठीक है ना भाई? बोलो डेटा डेटा 2 तरह के होते हैं। डेटा 2 तरह के होते हैं। बता सकते कौन कौन से? मैं बताता हूं। बोलो स्टैटिक डेटा और दूसरा डायनेमिक डेटा। तो क्या मेरा समीकरण कुछ ऐसे नहीं बनेगा? बोलो इंस्ट्रक्शन की स्पेस प्लस स्टैटिक डेटा स्पेस प्लस डायनेमिक डेटा स्पेस। अब बताइए ये आपका हमेशा फिक्स होगा चाहे प्रोग्राम को 100 बार चलाओ, है ना? ये भी आपका फिक्स होगा प्रोग्राम को 100 बार चलाओ। जैसे कि यहां पर देखिए ये 3 लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें कितनी स्पेस खा रही है? 3 बाइट। ये क्या होगी? 3 बाइट। प्लस ये तीनों डेटा क्या कहलाते हैं? स्टैटिक। क्या कहलाते हैं? इसमें कभी बदलाव नहीं होगा चाहे इस प्रोग्राम को 100 बार चला लो। तो ये भी क्या माना जाएगा? फिक्स। लेकिन डायनामिक हर प्रोग्राम में बदलता है। इसमें बदलता है। चलो मैं कोडिंग करके दिखाता हूं एक छोटा सा, या फिर यही लिख देता हूं ताकि आपका एक एग्जांपल हो जाएगा। ये प्रोग्राम सी प्लस प्लस का है। किसका है ये? आप लोग जावा का मान ले। चलिए एन की वैल्यू मैं बाद में फिक्स करूंगा दोस्तों, या यूजर से ले लूंगा। किससे ले लूंगा मैं? यूजर से लेना है। ठीक है, एन की वैल्यू। अब मैंने लिखा इंटीजर।
ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा सपोज करो 10, तो मुझे बताइए कितने का एरे बनेगा? 10 का। अब मुझे बताइए अगर मैं यहां पर 5 करूं तो बता सकते हैं एरे में कितने वेरिएबल बनेंगे? अगर मैं यहां n लिखूं, क्या लिखूं? अब बताइए, अब बताइए ये कितनी स्पेस लेगा? डिपेंड्स ऑन, अगर यूजर ने वैल्यू पहली बार चलाया 5 डाली तो यहां पर एरे कितने का बन जाएगा? दोबारा सेम प्रोग्राम चलाया, वैल्यू डाली 100, तो कितने का बन जाएगा? क्या इस प्रोग्राम में स्पेस हर बार चलते समय सेम है या बदल रही है? तो यही कंसीडर होगा, यही मायने रखता है हमारे लिए। तो मुझे बताइए इन तीनों का मतलब देख ले, ये तो है इंस्ट्रक्शन, ये हमेशा फिक्स होती है। ये है स्टैटिक डेटा, जो एक बार बन गया सो बन गया। डायनामिक डेटा वो होता है जो कभी बनता है और कभी आधा, हर बार चलाओगे उतनी बार ये चेंज होगा। तो मुझे बताइए इन तीनों में से किसी दो को मैं उड़ाना चाहूं तो बताइए वो दो कौन से? इंस्ट्रक्शन को उड़ा दूं क्योंकि ये हर बार चलते समय फिक्स होगा, और ये उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं? ये भी हर बार चलते समय क्या होगा? और इसको उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं? ये नहीं उड़ा सकता क्योंकि ये हर बार चलते समय ये बदलेगा। आया ना? तो बोलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो किस पर डिपेंड करती है? डायनामिक डेटा स्पेस। मैं इनकी फुल फॉर्म लिख दूं? बोलो एस 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 डी एस, बोलो एस डी एस, बोलो स्टैटिक डेटा स्पेस, जैसे कि इंटीजर ए। बोलो डायनेमिक डेटा स्पेस, जैसे मैलॉक, न्यू इत्यादि। करेक्ट है ना भाई? मैलॉक अभी होना बाकी है कुछ दोस्तों का। मैलॉक हाथ तो हाथ मेमोरी मांगना, क्या मांगना? हाथ तो हाथ मेमोरी मांगना। उस समय आपको भी फाइनल नहीं है कि यहां पर मेमोरी कितनी बार आएगी। तो मुझे बताइए कौन सी स्पेस सबसे ज्यादा हर बार चलते समय, अगर कोई स्पेस फिक्स रह रही है, हर बार प्रोग्राम चलते समय सोचना है, साथ साथ बोलो हर बार प्रोग्राम चलते समय। प्रोग्राम को देखकर नहीं बोलेंगे, ये सोच के बोलेंगे कि हर बार चल रहा है। क्या चल रहा है? तो इशारा करते रहो कि हर बार चलते समय अगर कोई स्पेस फिक्स है, इग्नोर मारो। अगर चलते समय, हर बार चलते समय कोई स्पेस बदल रही है, वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी का मुख्य आधार होगा, वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी का मुख्य आधार होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किस पर डिपेंड करती है? डायनामिक मेमोरी स्पेस पर। यह फाइनल इक्वेशन है हमारी। ये क्या है? फाइनल स्पेस। इसको मैं कथन में लिख दूं, भाषा में। अगर कोई मुझे बोले, ये सारा आपको समझाने के लिए था, ये चीज सब कुछ समझाने के लिए थी। अगर कोई मुझसे पूछे सब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो अब मैं आपके लिए परिभाषा लिख सकता हूं। ठीक है, साथ साथ बोलो प्रोग्राम का वह भाग, वह भाग जो जो हर बार एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन के समय अलग अलग स्पेस लेता है, अलग अलग स्पेस लेता है, वो क्या कहलाएगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहलाएगा? तो प्रोग्राम का वह भाग जो हर बार एग्जीक्यूशन के समय अलग अलग स्पेस खाएगा। तो मुझे बताओ इस प्रोग्राम को शकल देखकर बताओ, इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाऊं या 1000 बार चलाऊं, जितनी बार भी चलाऊं, क्या कभी स्पेस में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या मानी जाएगी? फिक्स, फिक्स मानी जाएगी। हाँ, अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें हर बार यूजर वैल्यू डाले और वो चीज कभी बड़ी बने कभी छोटी बने, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करेंगे हम लोग, उसकी स्पेसिटी निकालेंगे। चलिए इस पूरी कहानी का सारांश देखते हैं, अभी पता चलेगा। आप
डीएसए के समय मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और आपके यहां पर बहुत सी चीजें जो होगी जो चैट जीपीटी पे हम लोग वेरीफाई करेंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, चैट जीपीटी 100 में से 80 बार आंसर सही देगा और 20 बार गलत देगा। फिर मैं बोलूंगा जीपीटी ऐसा नहीं होता, वो कहेगा यस यू आर राइट। आप देख लेना, पिछले बैच में भी ऐसी हुआ था, अभी भी ऐसी होगा। ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे चैट जीपीटी। क्या लिखेंगे? चलिए एक बार चलाकर देखते हैं इसको, देखते हैं कि ये क्या बताता है। एक फोटो बना के दिखाऊं क्या? इसमें तो आप मुझसे ज्यादा माहिर है, क्योंकि आपके जो ग्रुप बने हुए हैं ना उसमें जो मेरी फोटो घूमती रहती है ना, वो मेरे पास भी आती रहती है। पर जो भी व्यक्ति है बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी बहाने याद रखते हैं। और सबसे अच्छी थी वो विष्णु भगवान वाली, तो वो मैंने वहां पर भी डाल दी इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसको दिल पर नहीं लेना है। ठीक है ना? बोलो फाइंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिलो कोड। एक कोड दे रहा हूं उसको। बोलो इंटीजर ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 0। ठीक है ना? ठीक है, फिर मैंने लिखा सी बराबर ए प्लस बी, लिख दिया ना मैंने। फिर लास्ट में क्या लिखा? प्रिंट एफ। क्या लिख दिया मैंने? प्रिंट एफ। और यहां लिख दिया मैंने %d। क्या लिख दिया? कॉमा सी। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा 1। क्या बताएगा? बोलो 1 का मतलब कांस्टेंट होता है। देख लो, आप आंसर देखने से पहले आप लोग पहले तय कर चुके हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बदलेगा। वो क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखी इसकी? क्यों? क्योंकि ये हर बार जब चलेगा तो इसकी स्पेस क्या होगी? फिक्स। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए फिक्स है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या मानी जाएगी? 1। क्या अब आपको तसल्ली हो गई? क्योंकि हमारी आदत है प्रूफ करना। अगर ये मैं आपको आउटपुट दिखाना होता तो बनाकर दिखा भी देता। ठीक है, अब टर्बो हमारा काम नहीं आएगा क्योंकि टर्बो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताता। तो मुझे बताइए, पूरा खेल ये है कि हमने शुरुआत करी थी इस समीकरण से कि सर स्पेस तो ये होनी चाहिए थी इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, और डेटा कितने तरह के होते हैं? 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये समीकरण बनता है। इस समीकरण के अंदर हमने कहा कि जितनी बार प्रोग्राम रन होगा ये चीज फिक्स होती है, ये चीज फिक्स होती है और ये बदलती रहती है। इसका मतलब है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किस पर निर्भर करेगी? डायनामिक मेमोरी पर। तो आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं? तो बताइए, प्रोग्राम को देखकर बताते हैं या उसके बार बार चलने पर बताते हैं? बार बार चलने पर अगर फिक्स है तो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। और बार बार चलने पर बदल रही है तो फिर मैं निकाल कर दिखा दूंगा आपको। तब मैं आपको तो मैं अच्छे से निकाल कर दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्या आपको ये भाषा समझ में आई दोस्तों? बोलो प्रोग्राम का वह भाग, और कौन सा भाग है जो बार बार बदलता है? कौन सा है जो बार बार एग्जीक्यूशन होने पर अलग अलग स्पेस लेता है? बोलो डायनामिक डेटा मेमोरी या स्पेस। ये याद रखना। चलिए इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं। बताइए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? बोलो इंस्ट्रक्शन द्वारा लिया गया स्पेस, स्टैटिक डेटा द्वारा लिया गया स्पेस प्लस डायनेमिक डेटा द्वारा लिया गया स्पेस। क्या मुझे बताइए, जितनी बार प्रोग्राम चलाऊंगा क्या इंस्ट्रक्शन की लाइन कम ज्यादा होती है या फिक्स ही रहती है? ये फिक्स है। ये भी बताइए क्या है ये? अगर मैंने अपने प्रोग्राम में एक इंट ए लिखा है तो मैं 100 बार चलाऊंगा तो वो एक ही तो रहेगा। तो ये क्या होगा? फिक्स। और ये क्या होगा? वेरी। क्या होगा? वेरी मतलब समझते हो? बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। तो बोलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डायनामिक डेटा के अनुसार
कैलकुलेट की जाती है। अगर डायनामिक डेटा नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, 1 से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? तो आपका ये फाइनल इक्वेशन होता है। अगर कोई मुझे पूछे सर डायनामिक निकाल के दिखाओ, तो मैं निकाल लेता भी, ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर मारता, इसको इग्नोर मारता, केवल वही निकाल के दिखाता आपको। अभी मैं आप कहूंगा तो किसी दिन निकाल के दिखा लेंगे, पर मेरा अभी मेन फोकस रहेगा टाइम पर। किस पर रहेगा? और जो लॉजिक यहां लग रहा है सेम लॉजिक वहां पर भी लगेगा। चलिए इसको भाषा में लिखते हैं, बोलो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? तो बोलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, या फिर यू लिखते, बोलो प्रोग्राम में डायनामिक इस डाटा मेमोरी नहीं है, डाटा मेमोरी नहीं है, बोलो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को 1 माना जाता है या कांस्टेंट माना जाता है। और यही मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, और चैट जीपीटी को मैंने पूछा भाई ये रहा कोड, और इस कोड को देख के बता कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसने कैसे निकाली? चैट जीपीटी ने पूरी कोशिश करी ढूंढने की कि भाई क्या यहाँ पर कोई डायनामिक डेटा है, क्या कोई डायनामिक डेटा है क्या, ये सब कुछ फिक्स है? तो फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, डायनामिक डेटा नहीं है, तो उसने चुपचाप क्या बता दी है? फिक्स मेमोरी, कांस्टेंट बता दी है उसने। क्या बता दी है? तो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना है, फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे। चलिए पहले एक बार ये लिखें, डाउट पूछे दोस्त। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें काम आएगा। तो ध्यान से सुनना। हाँ दोस्त, हाँ तो कर ही नहीं सकते, लूप में कर सकते पर यहां नहीं कर सकते। नहीं, स्टैटिक है, कंपाइल टाइम पर फिक्स हो गया, वो डायनामिक थोड़ा होता है। इफ के अंदर आपने इंट ए लिखा ना, तो क्या कंपाइलर को पता चल गया क्या? तो डायनामिक थोड़ा है लल्ला, वो स्टैटिक है। डायनेमिक में होता है जो कंपाइलर को भी पता नहीं चलता। मेरे हाथ में होता तो मैं लगवाता ही नहीं, सच में। पढ़ाने की किसकी इच्छा होती है? जैसे आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मेरी भी पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ घर पर छाछ पी के सो जाऊं और कोई महीने के 5-6 लाख रुपए दे दे, तो ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं वो मुझे नहीं पता। ये क्या गिर रहा है? माउस तो रहेगा रहेगा, सिस्टम जो है शायद मुझे पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं सुबह का टाइम बैठते ही नहीं मेरा, रात में भी लगा लो, रात में तो वैसे रोज की 3-4 बजते हैं। हटा लू? तो मुझे बताइए आपको किस पर ध्यान देना है, जो चीज हमेशा फिक्स है या जो चीज बदलती रह रही है? बदलती रह रही है, आया ना? जैसे शेयर मार्केट लगातार बदलता रहता है, तो आपकी नजर रहेगी वहां पर, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि अगर आपको स्पेस देखनी है तो केवल वही स्पेस देखो जो किस पर डिपेंड कर रहा है? डायनेमिक डेटा पर, जो बदल रहा है हर बार रन होने पर। ये इक्वेशन लिख लो, छोटी सी इक्वेशन है, ऊपर वाली कंप्लीट इक्वेशन है जिसमें 2 को इग्नोर मारा गया है। अगर आपने कभी बर्थडे पार्टी दी हो और बर्थडे पार्टी में आप किसी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको ये चिंता नहीं कि आपका दोस्त आएगा नहीं आएगा, आपको पता है वो तो आना ही आना है, वो चिपका रहेगा वैसे भी, वो फिक्स है, उसकी टेंशन नहीं है। हाँ जो भी आए उसकी टेंशन ज्यादा रहती है।
कि आएगा कि नहीं आएगा, गाड़ी पहुंची नहीं पहुंची उसके पास, समझ रहे हो? तो जो चीज फिक्स होती है उसमें आपके लिए नहीं है। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कोई नोटेशन नहीं होता। जब कोई नोटेशन नहीं है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग ओ नोटेशन काम में लेते हैं। जब ये नोटेशन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से दोस्त कि कौन सा नोटेशन कहां कहां काम में ले सकते हैं, और ओ ही क्यों, ओमेगा और थीटा कहां गया, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि तीन नोटेशन है, तीनों में से एक ही क्यों लिखते हैं हर बार हम लोग, ओ ही क्यों लिखते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा। लास्ट तरीका है, आपके पॉकेट है और दो पॉकेट में से एक पॉकेट फटी हुई है। एक में पैसा डालोगे जो फटी हुई नहीं है, उसमें पैसा फिक्स रहता है, गिरता नहीं है, और एक में गिरने के चांस है, कभी गिर जाते कभी नहीं गिरते। तो बताइए आपका ध्यान बार बार किस पॉकेट में जाएगा? जो फटी हुई है बार बार, कि कहीं उसमें पैसा गिर तो नहीं गया, वो बदल सकता है। पर जो आपकी पॉकेट जिसमें पैसा बदलता ही नहीं है, उसमें हाथ डालते नहीं आप लोग। ठीक है, लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये लॉजिक मेरे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम आएगा दोस्त। पूरा का पूरा लॉजिकल खेल है। आप पूरी मेहनत करिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, दोस्त समझ में आ जाएगा, सच में समझ में आ जाएगा। पहली बार में नहीं आएगा, दो बार में आ जाएगा, दूसरे एग्जाम्पल से आ जाएगा। मैं अच्छे से अच्छे और थर्ड क्लास से थर्ड क्लास एग्जाम्पल ले लेता हूं समझाने के लिए, कहीं ना कोई चीज ठहरी जाएगी दिमाग में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं पूछेगा, पर यही सेम लॉजिक मेरे लिए काम आएगा कि मुझे प्रोग्राम को देखना नहीं है, मुझे प्रोग्राम में यह चेक करना कि चलने के बाद, हर बार चलने पर क्या कोई चीज बदल रही है कि नहीं बदल रही है। हर बार चलाकर देखना पड़ेगा मन ही मन में। हटा लू दोस्त, पक्की बात? ठीक है, बाकी आपको ये जो नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था दोस्त। चलिए, एक लास्ट ट्राई मारता हूं, क्या पता आपके अच्छे से बैठ जाए दिमाग में। हाँ जी दोस्त, दोस्त से मत पूछो, उसको समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछिए। क्या सबको चैट जीपीटी दिख रहा है? सपोज करो मैंने लिखा है इंट ए, क्या लिखा दोस्तों? बराबर 5 और बी बराबर 6। क्या लिखा मैंने? बी छोटा कर लेता हूं मैं। सबको दिख तो रहा ना दोस्त? ये देखते रहिएगा, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। फिर मैंने लिखा इफ, क्या लिखा? क्या ए बराबर बी है? अगर ऐसा है तो मैं छापना चाहूंगा प्रिंट एफ। क्या छापना चाहूंगा? यस, ठीक है। और नहीं एल्स, या मैं छापना चाहूंगा प्रिंट एफ। क्या छापना चाहूंगा? और यहां मैं लिख दूंगा नो। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? क्या ए बी के बराबर है? आउटपुट क्या आएगा? और टाइम सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप 01 बोलिए यहां, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैं एक बार चलाऊं, दो बार चलाऊं, 100 बार चलाऊं, 1000 बार चलाऊं, कितनी बार भी चलाऊं, आपकी स्पेस में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। तो फाइंड, बोलो फाइंड आउटपुट एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन कोड। अरे वो आगे जेड जीपीटी ना सही कर लेगा। अरे नीचे आ जा। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, और क्या लगता है कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? देखो, द मेमोरी रिक्वायर फिक्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी इनपुट। कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि इनपुट क्या है, अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 1। ये कह रहा है कि आपके प्रोग्राम में 2 ही वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल भी फिक्स ही है, क्या उखाड़ लोगे 100 बार चलाकर तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी 1। अब संभाल लोगे, तो अगर मैं यहां लूप भी लिख दूं, क्या लिख दूं, तो भी आपकी फिक्स ही रहेगी जब तक कि क्या ना आ जाए, डायनामिक मेमोरी ना जाए। और डायनामिक मेमोरी कैसे आती है वो मैं आपको डायनामिक मेमोरी में समझा दूंगा। क्या आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना समझ में आ गया दोस्त? कोई यूजर से इनपुट लेने का मतलब नहीं है, आपकी स्पेस नहीं बदलनी चाहिए। लो मैं आपको यूजर से इनपुट करवा देता हूं, यूजर से ले लो ना इनपुट, किसने रोका है, पर उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कटेगी मारो रेस्पॉन्स, बोलो कॉपी पेस्ट। चलो अब ए और बी की वैल्यू देख लो भैया। चलो ए और बी की वैल्यू मैं यूजर से मांग लेता हूं, किससे मांग लेता हूं, यूजर से मांग लेता हूं। और यूजर से मांगने के लिए क्या चाहिए, स्कैनफ। क्या चाहिए, आपको कोड नहीं समझना है, आपको कोड नहीं समझना है, अब आपको ये देख, अरे चाहता क्या है, आपको कोड नहीं समझना, आपको बस ये देखना है कि यूजर चाहे कोई भी वैल्यू डाले, 20, 25, 5, 10, 100, 200, क्या उसकी वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर जो स्पेस है क्या वो बदल रही है क्या? अगर मैं 5, 5 डालू और एक बार डालू 5, 50, तो क्या मेरे वेरिएबल छोटे मोटे होंगे या फिक्स ही रहेंगे 2 बाइट के? तो फिर बता देना क्या साइज आएगी, ठीक है? नहीं वो तो थोड़ी बहुत सही कर देगा, चैट जीपीटी आपके प्रोग्राम के एरर को दूर कर बात करता है। तो मैं यहां से वैल्यू किससे मांग लेता हूं, यूजर से। कितनी वैल्यू मांगनी है दोस्तों, पहली वैल्यू किस में डालनी है, ए में, और दूसरी वैल्यू बी में। अब आपके सामने प्रोग्राम है, अब मुझे आपसे पूछना है, बताओ आउटपुट तो डिपेंड करेगा जो वैल्यू में डालूंगा, तो बताओ क्या क्या वैल्यू डालनी है, बोलो फाइंड आउटपुट इफ यूजर एंटर, बताइए क्या क्या वैल्यू डालू, 10 एंड 20। तो भैया यूजर ने 2 वैल्यू डाली कीबोर्ड से, 10 और, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, ए की वैल्यू 10 सेट कर दी, बी की वैल्यू 20 सेट कर दी, ये हमसे वैल्यू पूछेगा तो इसकी वैल्यू 10 सेट करी, 20 सेट करी, हाँ है ना, आउटपुट क्या आएगा, नो आएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी 1, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं बदलती, स्पेस नहीं बदलेगी। चलिए आउटपुट पर नजर डालते हैं। अरे क्या ये पीछे पड़ गया, बोलो अगर यूजर एंटर 10, 20, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी 1। आप मेरी बात समझ गए? अब मुझे लगता है कि आपको, ऐसा तो नहीं कहूंगा 100%, पर 1% समझ में आ गया कि अगर मैं 10 बार चलाऊं, 100 बार चलाऊं, वैल्यू अंदर लिखूं या बाहर से डालूं, अगर मेरे प्रोग्राम की स्पेस कम ज्यादा नहीं हो रही तो मैं क्या आंसर दूंगा 1। हाँ स्पेस ज्यादा कम हो रही है तो फिर आंसर डिपेंड करेगा किसी और पर, ठीक है? चलिए अब आते हैं टाइम पर, किस पर आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखते हैं, सेम लॉजिक चलेगा। क्या आपने ये लिख लिया दोस्त? चलिए ये आपको लिखने के लिए नहीं समझाया, ये सीबीयू समझाया था ताकि आपको समझा सकूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलो सीरी 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 1000, एक क्वेश्चन बनेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? पूरी कोशिश जी जान लगा दीजिए, 30 में से एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है? हर क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि हर 1 घंटे में एक क्वेश्चन आ जाए, पर अभी आज तो हमने बेसिक पढ़ाया है इसलिए क्वेश्चन एक ही आया है। ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या है ये, चलिए इसकी समीकरण बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं, 2 कोड, ठीक है? ये देखिए दोस्त, यहां मैंने लिखा है आई, क्या लिखा दोस्तों, आई, फिर मैंने लिखा है 4, क्या लिखा दोस्त,
आई की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी? बोलो आई लेस देन इक्वल टू 5, क्या बोलोगे? आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, क्या लिख दिया मैंने? बताइए आउटपुट क्या आएगा? आई, बोलो ऐसा करने पर आई बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? अब बताइए यहां से आकर मैं इसमें पहले वाले भाग में घुसूं या दूसरे वाले में? इस वाले में घुसूं या इस वाले में? कैसे पता चलेगा? आई बराबर 1 में घुसूं या आई लेस देन 5 में घुसूं? इस लाइन का मतलब सबको पता है क्या? इसका मतलब है क्या 1 में आई डालना या आई में 1 डालना? तो आई में क्या डाल दिया। इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा या कंडीशन पर? ये कहलाती है कंडीशन। तो यहां आई का मान क्या रखूं दोस्त? क्या 1 5 से छोटा है? यस, तो नीचे आ गए, आगे नीचे, और आई की वैल्यू छाप रहे, तो बताओ कितनी छपेगी? ये आपका लूप खत्म। लूप खत्म होने के बाद वापस कहां जाना है? ये चलेगा तो बताइए छपेगा या बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा? तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 होने के बाद में यहां आ गया। अब बताइए आई का मान क्या रखा? 2 छोटा है 5 से, यस है तो अंदर, और ये आई का मान छापने के लिए बोल रहा है। कितना मान है? 2 छाप दिया। पूरा बॉडी खत्म तो वापस गए ऊपर, और ये चलेगा, ये चलेगा, तो आई का मान बढ़कर 3, यहां से होते हुए यहां आएंगे, और इस बार आई का मान मैं क्या रखना चाहूंगा? 3। और ये पड़ेगा 3 छोटा है 5 से। नीचे आ जाओ, और नीचे आकर ये आई की वैल्यू छापने के लिए कह रहा है। आई की वैल्यू 3 है तो 3 छाप लो, फिर यहां से निकल के गए ऊपर, हाँ है ना? आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो चुकी है। यहां आया, इस बार बताइए मैं क्या रखूं दोस्त? 4 रखना चाहूंगा। 4 छोटा है 5 से, यस बोला तो नीचे आओ, आई की वैल्यू जो भी दिख रही है छाप डालो, फिर वापस उठकर चले जाओ इस रास्ते से। आई की वैल्यू कितनी? 5 हो गई। यहां आए, यहां आकर मैंने यहां पर रखा 5। क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं। 5 बराबर है 5 से? यस। छोटा हो तो ठीक, बराबर है तो भी ठीक। छोटा तो नहीं पर बराबर तो है। बोलो 5 बराबर 5, हाँ या ना? हाँ, तो नीचे आ जाओ। आई की वैल्यू क्या दिख रही? 5 है तो छाप डालो 5। ऊपर गया तो आई की वैल्यू कितनी? 6 हो गई लल्ला। यहां आया और यहां आकर रखा 6। क्या 6 छोटा या बराबर है 5 से? फॉल्स होने पर चुपचाप कहां आ गया? बाहर। तो बताइए आउटपुट क्या आया? 5। दोबारा चला रहा हूं, इसी प्रोग्राम को दोबारा चला रहा हूं, आउटपुट बताइए। इस प्रोग्राम को मैं 10 बार चला रहा हूं, आउटपुट बताइए। इस प्रोग्राम को मैं 1 लाख बार चला चुका हूं, अब बताइए ये लूप कितनी बार चला? ये लूप कितनी बार चला? अगर मैं 10,000 बार चला चुका हूं तो ये लूप कितनी बार चलेगा इस बार? 10,000 बार चला चुका हूं, हर बार प्रोग्राम चलाया खत्म। तो बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। चाहे आप इसको कभी भी चलाओ, आप इसको 2027 में चलाओगे तो भी कितनी बार चलेगा? अगर आप उसको 1990 में चलाते तो भी कितनी बार चलता? ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। चलिए बोलिए इंटीजर आई, ठीक है, इंटीजर एन, ठीक है। एन की वैल्यू को कहां से लूंगा मैं? यूजर से। किससे लूंगा दोस्त? बोलो स्कैन एफ %d बैकस्लैश n। अब लगाया फोर लूप, क्या लगाया? आई की वैल्यू कितनी? आई इज लेस देन n, बराबर n, और आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो यहां मैंने अंदर लिख दिया प्रिंट एफ, क्या लिख दिया दोस्त? आई। बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? अगर यूजर n की वैल्यू डालता है 2, तो ये लूप कितनी बार चल जाएगा? मैं दोबारा प्रोग्राम चला रहा हूं। अगर यूजर ने वैल्यू डाली 5,
तो ये 5 बार चल जाएगा। अगर यूजर ने वैल्यू डाली है 100 बार चल जाएगा। एक बार चलने में 1 सेकंड लगता है। कितना चलता है? 1 सेकंड एक बार में। तो बताओ ये लूप हमेशा कितनी बार चलेगा? 5 सेकंड। और ये लूप आप देखकर बता सकते हो या एन की वैल्यू के बाद बता पाओगे? अगर एन की वैल्यू 10 है तो बताओ ये टोटल कितना टाइम लेगा? 10 सेकंड। अगर एन की वैल्यू 2 है तो, एन की वैल्यू 0 है तो चलेगा नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का? कोई दोस्त है जिसको कुछ चर्चा करनी है? नहीं है तो सबका आंसर देख आना चाहिए, ठीक है ना? चर्चा चाहो तो अभी कर लो, लेकिन आंसर जब देने की पूछो तो एक। रुक जाओ, अभी नहीं। किसी को कुछ पूछना है? मैं आपको हाथ से चलाकर दिखाया मैंने, आप कहो तो मैं प्रोग्राम चलाकर भी दिखा सकता हूं, लेकिन आपको जो बिहेवियर चेक करना वो ये करना है कि इसको मैं कभी भी चलाऊं, क्या इसका समय हर बार बदलेगा या कितनी बार चलाओ समय हमेशा बराबर रहेगा? और इसमें ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए प्रोग्राम और इसको देता हूं बी प्रोग्राम। क्या देता हूं? बस मुझे आंसर दे दीजिए, आपका अपना काम हो गया खत्म। इनमें से ए या बी में से किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है, कांस्टेंट है? पक्का? चैट जीपीटी से पूछ लूं क्या? इनमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी फिक्स है? और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? किस पर निर्भर करती है? एन पर निर्भर करती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 0n। सर एन पर निर्भर करती है। एन अगर 5 है तो ये 5 बार चलेगा, 10 है तो, 100 है तो, और यहां पर तो एन है ही नहीं। इसको बोलिए आप कभी भी रन करो, ये फिक्स कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो बताइए फिक्स इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है और इसकी? चलिए अब चैट जीपीटी से पूछ डालते हैं पर हाथों हाथ। अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? चलिए यहां पर मैंने खोला नोट पैड। क्या खोला दोस्त? क्या आपको नोट पैड दिख रहा है दोस्त? चलिए, क्या आपको इंटीजर आई दिख रहा है? और छोटी मोटी को गलती हो जाए तो चैट जीपीटी तो इतना तो बेचारा समझदार है। आप लोग क्या मेरी गलतियां पकड़ लेते हो कि कॉमा कहां मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है? तो चैट जीपीटी आपसे पहले पकड़ लेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी? 1। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। बोलो प्रिंट एफ आई की वैल्यू छाप दू क्या? छापने के लिए %d और बाहर क्या लिखते हैं? कॉमा आई। चलिए कॉपी मान लू यहां से, चलते हैं जीपीटी के पास। ये कर दिया पेस्ट। पूछ लो भाई से, बोलो फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन कोड। गिवन कोड क्या लगता है, क्या दोस्त क्या आना चाहिए? एन के रूप में आएगी या 1 के रूप में आएगी? पक्का? ये कितनी बार चलेगा? आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5, समझ गए? और कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? 1। क्या आ जाएगी? 1। पक्की मेरी बात? अब मुझे बताओ, वापस आते हैं यहां पर और हम लोग खेल खेल लेते हैं ये वाला। कहां है वो टिक टिक का ब्लिंकर? जब जब एन। अब आप लोग तय हो कि सब आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चलेंगे, है ना? 5 के ऊपर नहीं जा सकते। अब बताइए यहां पर 5 की जगह मैंने रख दिया एन। तो अब बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा एन की हिसाब से? अगर एन की वैल्यू 1 है तो, 2 है तो, 3 है तो, 100 है तो, इसका मतलब अगर 1 सेकंड में अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये 1 सेकंड खाएगा। एन की वैल्यू 10 है तो ये, तो बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आनी चाहिए, 1 या एन के अनुसार? एन के अनुसार। तो अपन इसको भी चेक कर लेते हैं। बोलो जस्ट राइट कॉम्प्लेक्सिटी। ओहो, समय सीमा समाप्त।
तो बताइए, अब इसमें बकवास नहीं लिख के सीधा क्या लिख दिया है? मैंने सोचा भाई तुझे भी ये लिख, फालतू की तो लिखता है कि एक बार चला, दो बार चला, नहीं, सीधा एन लिख दिया। क्या आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ गया? पक्का निकाल लोगे? श्योर? क्या क्या दिखाओ, दिखा तो दिया। कौन था ये शक्तिमान? अरे अभी तो 10 मिनट है, खुजली शुरू हो गई क्या? लिखाऊं क्या? दिखाने के लिए बोला या लिखाने के लिए? छुट्टी के लिए? चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुन, लास्ट 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 लास्ट, बैठो बैठो, लास्ट, ठीक है ना? लिखवाना तो है नहीं आज, जब आपने कह ही दिया लिखवाओ मत, ठीक है तो दिखा तो लो, सोच समझ के चलियो, ठीक है ना भाई? ये देखे, अब खेल को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, अगर मैं यहां पर लल्ला देखिए i इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? अब आपको तय करना ये क्या होगा। अब मैं आपको ये भी सिखा देता हूं, ये देखिए लल्ला, एक बार इसको चलाते हैं दोस्त, क्या करते हैं? चलाते हैं, आपको स्वयं आइडिया लग जाएगा। चलिए बोलो, सबसे पहले क्या बनेगा? फटाफट बोलोगे तो जल्दी खत्म होगा। इसकी वैल्यू क्या सेट होगी? यहां से आया, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी सेट हो गई? यहां आया, तो यहां पर मैंने बताइए दोस्त क्या रखा? आई की वैल्यू, आई की वैल्यू रखी 1। 1 छोटा है 5 से, ट्रू या फॉल्स? अंदर आ गया, तो बताइए आई के मान छपेगा ना? क्या छप गया? ऊपर गया, 1 + 2 3, 1 + 2 3, किस में गया? वैल्यू कितनी? वापस यहां आ गया, यहां रखा 3, छोटा है 5 से, यस, 3 क्या है? छोटा है 5 से, तो यस हो गया। यस होते नीचे आ गया, आकर क्या छपेगा? 3। ऊपर गया, 3 + 2 5, तो आई का मान कितना हो गया? 5। 5 के बराबर है क्या? बराबर है? अगर बराबर है दोस्त, क्या है? बराबर है, तो हमारे पास में ट्रू होगा। आई की वैल्यू क्या छपेगी? वापस ऊपर गया, 5 + 2 7 है, क्या 7 छोटा या बराबर 5? सीधा क्या आ गया? 12। तो मुझे बताइए, यहां 5 है, जब एक एक से बढ़ रहा था तो मैं कितनी बार चला? जब मैं दो दो से बढ़ रहा हूं तो लगभग लगभग आधा बार। कितनी बार? आधा बार हो गया। जैसे 5 लिखा है तो चला कितनी बार? 2 या 2.5, 3 बार ही चला। अगर मैं यहां लिखता 10, तो लगभग लगभग कितनी बार चलता मैं? 5 बार या 6 बार। समझ गए मेरी बात? अगर मैं एक एक से बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्त, सिर्फ सुनने का खेल है, बहुत अच्छे से समझ, ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो आप तो। बोलो, अगर मैं एक एक से बढ़ता तो 1 2 3 4 5 कितनी बार चला? लेकिन मैंने यहां पर बढ़ना अलग कर दिया। अब चलेगा, बोलो, 1 2, नहीं, 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए। तो मैं यहां पर कुछ नहीं छेड़ रहा, ये 5 है तो कितनी बार चला? समझ गए? अगर मैं इसको 10 कर दूं, क्या कर दूं? बस ये आप लोग ऐसे देख के बता सकते हो। लिमिट क्या थी हमारी? 5। क्या थी दोस्तों? चलना कहां से था? अगर मैं एक एक से चलता हूं, किससे चलता हूं? तो 1 2 3 4 5, तो कितनी बार चला? 5 बार। अगर दोस्तों मैं दो दो से बढ़ूं, तो 1 के बाद में 3, 3 के बाद में, तो कितनी बार चला? 3 बार। उसी तरह से मैं आपको एक लिमिट दे रहा हूं, बस ये खेल खेल के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1, और ये लिमिट है मेरी 10। क्या है ये? 10। अगर मैं एक एक से बढ़ूं, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 10, कितनी बार चला? 10 बार। अगर मैं दो दो से बढ़ता, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार, तो लगभग लगभग क्या मैं 5 6 बार चला? तो जितना ये है उसका आधा चल रहा हूं मैं। पहले 5 था तो 2 या 3 तक चला, अब कितना है? तो 5 या 6 तक चल रहा हूं। अगर मैं यहां 20 कर दूं, क्या कर दूं?
तो मैं 21 से चलता तो कितनी बार चलता? 20 बार। और अगर ये कर दूं तो 10 बार। चलिए अब ध्यान से सुनना है लोग, अब बहुत ध्यान से सुनना है। ये पकड़ लिया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये n बार चलेगा, कितनी बार चलेगा? और ये चलेगा आपका, चलो मैं यहां चेंजेस करता हूं। अब n की वैल्यू क्या है दोस्तों? मान लो n की वैल्यू है 5, कितनी है? तो यहां चेंज कर ले और यहां लिखिए i+2, क्या लिख देते? तो बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा? मान ला कि i की वैल्यू 2 है, कितनी है? 2 है। तो बताइए, नहीं i की वैल्यू 5 है, तो बताओ कितनी बार चलेगा? 3 बार। अगर मैंने n की वैल्यू 5 है तो कितनी बार? बोलते जाना। 5 है तो, 10 है तो, 20 है तो, n है तो n/2 बार, n/2। अरे ये पूरा शुरू हो गया। तो ये अभी भी किस पर निर्भर कर रहा है? n पर। क्या ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमेशा किस पर निर्भर करेगा? n पर। किस पर निर्भर करेगा? तो इसकी 1 आएगी या n आएगी? n। हाँ, अगर मैं इस प्रोग्राम में लास्ट चेंजेस कर रहा हूं, अब n की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लें, क्या ले लें? कुछ भी ले लें। तो मैंने ये लिखा है 100, क्या लिखा दोस्त? अब मुझे बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? नहीं, एक बार चला के मत देखो। सोचो कि एक बार चल गया, 50 बार चला, दोबारा चलाओगे तो? मुझे बताओ, ये प्रोग्राम एक बार चलाए तो 50 बार चला, दोबारा चलाओगे तो? फिर चलाओगे तो? फिक्स है क्या? तो बताओ कॉम्प्लेक्सिटी n आएगी या 1 आएगी? पक्का दोस्त? क्या चीज फिक्स नहीं है तो n आएगी। जैसे n के अलावा कुछ और चाहिए कि आपको? हाँ, अगर कोई प्रोग्राम n वाला है तो वो फिक्स नहीं आएगी, वो n के हिसाब से चलेगा हर बार। आपने एक बार चलाया, कितनी डाली इस बार? कितनी डाली? उदाहरण, तो 5 बार चल गया, दोबारा प्रोग्राम चलाया, अब n की वैल्यू वापस डालनी पड़ेगी। 20 डालो तो 20 बार चल जाएगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, ओ लल्ला, लास्ट फिर फ्री, बोलो इफ ए छोटू है बी से, प्रिंट है यस, क्या है? एल्स, एल्स प्रिंट आ तो ठीक है, वो जीपीटी से कर देगा। बोलो प्रिंट है नो। अब थोड़ा दिमाग में रखिएगा दोस्त, ठीक है ना? सिर्फ ये आंसर दो और चुपचाप रवाना हो जाओ। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 है ना भाई? कहा हो गया? नहीं, अरे आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं। इस प्रोग्राम को मैंने चलाया, चलाया, ठीक है, आउटपुट में बताओ। मान लो कि इस प्रोग्राम को चलाया और 1 सेकंड लगा, कितना सेकंड? कल रात को फिर चलाऊंगा तो, 2 साल बाद में चलाऊंगा तो, 10 साल बाद में चलाऊंगा तो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लूप की बात नहीं कर रहा हूं, इस बार तो ई फेल्स है ना। मुझे नहीं पता, बस मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं तो क्या समय में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा पगले, तो ये 1 आएगा, सीधी सी बात है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितनी आएगी? ये देखो, कहानी का मतलब है। चले, क्लास को यही समाप्त किया जा रहा है। इससे पहले मानसिक स्थिति बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।